तो आपका पिछले क्लास में डिरिक्लेट फंक्शन के बारे में हुआ था और उससे रिलेटेड हम सब ने एक्सपेक्टेशन वेरिएंस कोवेरिएंस का क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। तो आप लोगों ने वो डीपीपी कर लिया है, उसमें कुछ पूछना है, उम्मीद करता हूँ कि हो ही गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी लोग हम रिकॉर्डेड ही देखेंगे। हाँ चलो कोई नहीं। ये डीपीपी 1 में ना क्वेश्चन नंबर 19 प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y निकालना है। ओके ऐसा दे दिया है। इस टाइप का नहीं देगा, इतना टफ नहीं देगा। ठीक है, मुझे लगा कि एक्सपेक्टेशन होगा सिर्फ। ये खुद से वो प्रोबेबिलिटी आ गया। हाँ इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देगा। यदि दे दिया तो आपका क्वेश्चन होगा, यदि दे दिया तो दे दिया तो आइए कर लेते हैं। क्या है? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y है, यही ना, ये निकालना है। ये आपका ज्वाइंट पीडीएफ है, तो पहले आप रीजन निकाल लीजिए। यानी डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिंग है थोड़ा सा। ठीक है ना, और सिमेट्रिक रहता तो मैं डायरेक्ट 1/2 बोल देता। यह सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं सिमेट्रिक है, कोई मुझे बतलाएगा? यह सिमेट्रिक, हाँ क्योंकि यहाँ पर x का पावर क्या है? हाँ पावर अलग अलग। देखिए जब हम यह प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आइडेंटिकल होगा फिर भी काम हो जाएगा। यह सिर्फ आइडेंटिकल के भी केस में काम हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और आइडेंटिकल है। इंडिपेंडेंट देना जरूरी नहीं है, सिर्फ आइडेंटिकल भी बोल देगा फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2 हो जाती है। लेकिन डिस्क्रीट के केस में ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रीट के केस में इक्वालिटी पर यानी x = 1 पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, यानी x = 1 हो जाएगा उस केस में। हाँ इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में होगी इक्वल, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डिस्क्रीट के केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है, दिख रहा है कि आइडेंटिकल नहीं आएगा, वो निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई का हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि आइडेंटिकल नहीं आएगा। लेकिन यदि इसका पावर भी 3 रहता और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोफिशिएंट रहता तो यह आइडेंटिकल हो जाता, और उस केस में हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1/2 पुट कर देते। मैंने पुट नहीं करते, मैंने हो जाती, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती डायरेक्ट। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान देना है। भले ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिंग होगा, ठीक है, लेकिन यदि सिमेट्रिक होता मन में क्वेश्चंस आना चाहिए कि किस केस में वैल्यू 1/2 होता है, ये आपका मन में आना चाहिए। क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस आएगा 1 लाइनर आएगा, तो यदि वो ऐसा देता भी है तो यह काम आपका कैच करना है। और 99.99% चांस है, 100% चांस है कि आइडेंटिकल ही देगा, 100% चांस। अब आइडेंटिकल लिख देगा एक, ये केस होगा तो वो तो लॉलीपॉप हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ज्वाइंट पीडीएफ देगा तो ये आपको खुद से पहचानना होगा, कुछ तो आपको बेनिफिट्स मिले। एक स्टूडेंट्स ऐसे करेगा, डबल इंटीग्रेशन का हेल्प लेगा, एक को देखते ही पता चल जाएगा अच्छा ये तो सिमेट्रिक हो रहा है। सिमेट्रिक हो रहा है दैट मीन्स, और रीजन भी ये भी सिमेट्रिक है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा, नो डाउट। नहीं है तो मान लेंगे, ठीक है। तो यह भी सिमेट्रिक और यह भी सिमेट्रिक,
तो ज्वाइंट पीडीएफ सिमेट्रिक हो गया, तो जो भी मार्जिनल आएगा एक्स और वाई का वो 100% आइडेंटिकल आएगा, 100%। और जैसे ही आइडेंटिकल आएगा आप बिना सॉल्व किए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 रख सकते हैं, माने रख क्या सकते होगा, सॉरी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 होगा। तो यह टेक्निकल अप्रोच है, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको कैच करना है और इस पर बार बार सोचना है। अब आएगा नहीं आएगा हमें कैसे पता है, और आ गया तो, और आप नहीं उस समय सोच पाओ तो जहां आप 5 सेकेंड में क्वेश्चंस को कर पाओगे वहां आप 5 मिनट दे दोगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। या नोट करके लिखते जाओ, मैं सब कुछ नहीं लिखाऊंगा, तो जो भी मैं की पॉइंट्स बोल रहा हूं ये आप खुद से एक जगह लिखते जाओ। टेक्निकल अप्रोच नाम से एक शॉर्ट नोट बना दो, और यदि आप ऐसा, मैं कई बार बोलूँगा, कई जगह पर मैं बोलूँगा, आपका ऐसे 100 पॉइंट्स भी कलेक्ट हो जाता है और 100 में से 10 आएगा, गारंटी है 10 क्वेश्चंस आएगा 100 में से, इससे ज़्यादा ही आएगा, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो वो 10 क्वेश्चंस कम से कम आपसे 50 सेकेंड में तो सॉल्व हो जाएगा, यानी 1 मिनट में आपसे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। चल, हाँ, नहीं 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 नहीं, इस केस में हाँ, सिर्फ इस केस में आप बोलोगे 1/2, बाकी केस में अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, हाँ। और हाँ, यदि आप इसको और एक्सटेंड करना चाहो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंशन का कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे सपोज दैट, मान लेता हूं कि कोई कांस्टेंट के है, कोई कांस्टेंट के आएगा, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इस टाइप से। यहाँ पर मैं 4 के ले लेता हूँ, कांस्टेंट 4 के ले लेता हूँ। देखो ये चीज़ें खुद से डेवलप करना पड़ेगा आपको, और ये चीज़ें हो जाएगी। मैं हूँ ना, मैं रास्ता दिखला रहा हूँ ना, वो रास्ता काम आएगा आपका। मैंने आपको पाथ पता रहे कि सोचना कैसे, चूँकि 24 आवर्स मेहनत आप कर रहे हो, और बहुत, मैं सारा पेपर भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिमिटेड पढ़ाऊँगा। तो ये टेक्निक आप हर जगह अप्लाई करो, न सिर्फ इस टॉपिक्स में, हर जगह अप्लाई करो कि हाँ भाई कोई शॉर्टकट रास्ता निकल रहा है। और हर जगह मीन्स ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, मैक्सिमम जगह निकाल लोगे, जब आप लगोगे तो निकाल लोगे, क्योंकि उसका पैटर्न भी ऐसे ही होगा। और क्या पता आने वाले टाइम में कोई ऐसा ही पेपर सेट करने लगे, कोई मेरी तरफ बंदा पहुंच जाए, या भाई बच्चे को कैच करना है, स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं उनको कैच करना है। यदि वो कैच करेंगे तो 5 सेकंड में कर लेंगे, नहीं करेंगे तो 10 से 15 मिनट देते रहे। आप क्या मेरे पास नया सीख करके आए हो? जब सब उसी वे में करने लगेगा तो आप मेरे पास नया सीख करके क्या आए हो? तो कोई बोला है कि जीतने वाला आदमी अलग काम नहीं करता है, कुछ नया काम नहीं करता है, सॉरी, जीतने वाले आदमी कुछ नया काम नहीं करता है, वो उसी काम को अलग तरीके से करता है। तो आपको वही चीज़ है, आपके पास वही चीज़ है, आपको उसे अलग तरीके से करना है। तो जैसे ये हो जाएगा, और यहाँ पे x + 2y दे देगा, <<1 दे देगा, ठीक है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ देगा कि x > 2y, ऐसा पूछ देगा। तो अब आपको यहाँ पर बुद्धि लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा कि एक काम करो, अब आपको सिमेट्रिक देखना है, ठीक है। सिमेट्रिक अभी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन 2i में सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पर 2i दे दिया ना, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो आप 2i को y से रिप्लेस कर दो, 2i को z से रिप्लेस कर दो, और 2 को यहाँ पर बैलेंस कर दो। 2i को आप z से रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो x + z हो जाएगा, x + z हो जाएगा। तो जब x + z हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, kx² z² आ जाएगा। इस पर आपको चिंता नहीं करना है, बस आप रीजन से पकड़ लोगे, बाकी पावर सेम है ना, कांस्टेंट अपने आप बैलेंस हो जाएगा, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करना है। अब प्रूफ तो भाई इन जनरल मेथड आपको पता है ना, निकाल लीजिए।
100% वहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं कि वहीं आएगा। डबल इंटीग्रेशन से आपको निकालने आता है ना, निकाल करके एक बार जस्टिफाई कर लो, मन को संतुष्टि मिल जाएगी कि नहीं जो मैं सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं। अब वेरीफाई करना आपका काम है, वेरीफाई करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या आपका मीन्स इमेजिनेशन हो, वो चीज़ें दिख जाए कि दिमाग में जैकोबियन आपको दिख जाते। जैकोबियन कैसे दिख जाएगा? z इक्वल टू 2y एंड x इक्वल टू x ही रहने दो, क्या दिक्कत है? x इक्वल टू x ही रहने दो, x को x ही रहने दो, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। तो जब आप जैकोबियन लगाओगे तो एक लाइन में दिख जाएगा। और ऐसा ये एडवांस जैकोबियन है, ये सिंपल वाला है, ये आपका सिंपल वाला है, यहीं पर आप रिप्लेस कर सकते हो। कहां पर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? जहां पर जब आप रिप्लेस करते हो, माने जब आप जैकोबियन लगाते हो तो वहां पर x और y दोनों आ जाए। जैसे कि जब आप z को रिप्लेस करोगे x प्लस वाई, x माइनस वाई या x प्लस 2y, ये दोनों आ जाए, यानी दोनों ही वेरिएबल आ जाए, तब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। बाकी मैं जैकोबियन में जब मैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो उस समय एक बार वापस से डिस्कस करूंगा ही, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, सारी चीज़ें पता है, तो बस एक थोड़ा सा पिक पकड़ा जा रहा है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इसके बाद बतलाऊंगा, फिर कुछ ट्रिगोमेट्री का इक्वेशन कराऊंगा, फिर फोरियर सीरीज कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों का है, ठीक है ना, ये टाइम सीरीज में सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1/2 लिख दूंगा, क्योंकि सिमेट्रिक हो रहा है। चेक करो, अब हो गया सिमेट्रिक, कांस्टेंट अपने आप बैलेंस हो जाएगा, आपको इसकी चिंता नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक देगा, नहीं देगा तो पीडीएफ ज्वाइंट पीडीएफ होगा ही नहीं। ज्वाइंट पीडीएफ है तो अपने आप बैलेंस होगा, 100% गारंटी। तो अब देखो, अब सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अब इस केस में कहोगे कि सर जी ये पूछ दिया तो अब कोई ऑप्शन नहीं है भाई, डबल इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं पूछेगा। यदि सामने वाला जो पेपर सेट कर रहा है वो ये चाहता है या वो ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स मेरे पास क्या सीख करके आया है, उसमें से क्या नया निकाल के आया है, तो ऐसा ही वो क्वेश्चन देंगे, जहां पेन चलाने की जरूरत नहीं। आपको लगेगा कि कैलकुलेटिव है पेपर, लेकिन एक्चुअल में वो पेपर कैलकुलेटिव ही नहीं है। टेक्निकल अप्रोच को पकड़ना है, कैच करना है। तो ये इसकी वैल्यू 1/2 हो गया डायरेक्ट। बात समझ में आ गई? हाँ, चलो तब कहो सर इसको हम तो और कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको तो हम हर जगह एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? तो हर जगह एक्सटेंड करने के लिए जैकोबियन अप्लाई लिनियरिटी के केस में उचित होगा ना, वैसे नहीं होगा। नहीं, सिर्फ लिनियर केस में होगा, ठीक है ना, सिर्फ लिनियर केस में हो जाएगा। बाकी यदि मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि एक्स स्क्वायर को जेड से रिप्लेस करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है ना, यानी वाई एंड एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। दूसरा आप रिस्क ले सकते हो, दूसरा क्या चांस है, आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 ही होगा। जैम का क्वेश्चंस नहीं है, ये आईएसएस का पेपर है, ठीक है, तो आप रिस्क ले सकते हो दूसरा कि हाँ भाई इसकी वैल्यू 1/2 ही आएगी, क्योंकि सामने वाला कैलकुलेटिव देगा ही नहीं। अब ये भी डिपेंड करता है कि पेपर कौन सेट कर रहा है, ठीक है ना, ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना डेप्थ में जाकर के चीज़ों को एनालिसिस करके आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। और जो भी पेपर सेट करते हैं उनके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ों को सोच सकते हैं। चलिए, हाँ, तो 19 जी, तो 19 कहाँ था, मैं यहाँ था। तो मैं एक क्वेश्चन अभी डिस्कस भी नहीं किया, इतना सारा कंसेप्ट निकल गया। तो सब कुछ आपको पता है, आपके आंखों के सामने सब कुछ है, बस आपको देखना है कि उसमें से क्या नया मिल रहा है आपको। तो जब
आप एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो ना, तो ही उसमें से नया चीज निकलता है। यदि आप किसी चीज को एक बार दो बार पढ़ के छोड़ दो, या सिर्फ दोबारा भी करने के लिए आ रहे हो, तो बस ऐसे ही आप करके छोड़ दो, कुछ उसमें खुद को फोर्स ना करो, तो कुछ नया चीज नहीं निकलेगा। यानी जितना आपने पहले सीखा अभी भी आपके पास उतना ही है, कुछ आपके पास नया नहीं आया। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में ये हमेशा चल रहा है कि दोबारा पढ़ रहा हूं तो कुछ तो नया मिल जाए। तो जब आपके अंदर नया खोजने की चाह आ जाएगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी तरह आप भी खोजने लगोगे और आपको भी मिलेगा। इसी में से ना मुझे मिल रहा है, ऐसा थोड़े है कि मैं पहले से वेल प्लान करके आया। आपके आंखों के सामने ही मैं भी सोच रहा हूं ना, तो जब मैं सोच रहा हूं तो आप भी सोच पाओगे। बस रास्ता पता होना चाहिए कि हाँ भाई, जब भी हम दोबारा पढ़े तो हम ऐसे चीजों को सोच सकते हैं, और जितने बार पढ़ोगे उतने बार आपको नया मिलेगा। हाँ, कल आपकी जीएस की क्लास 7 बजे से होगी, ठीक है ना? जीएस की क्लास कल 7 बजे से होगी। तो एक बार ये थोड़ा ओवरव्यू कर ले, अभी उतना प्रेशर नहीं है, ठीक है? तो 1 महीने 1.5 महीने में आपका थोड़ा बहुत माइंडसेट रेडी हो जाएगा कि हाँ भाई, हमें किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। हाँ, तो मैं यहां पर था ना, तो y इक्वल टू एक्स, हमें क्या, किसका ग्राफ चाहिए, सॉरी प्रोबेबिलिटी चाहिए, x ग्रेटर देन y का चाहिए ना, x ग्रेटर देन y का चाहिए। तो हमारे पास ज्वाइंट पीडीएफ है, रीजन है, तो आप इंटीग्रेट कर दो, डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई क्यू डी वाई डी एक्स, दोनों का आप रिस्पेक्ट में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। अब लिमिट पुट करना है, ठीक है? तो पहले आप फेवरेबल रीजन तो निकालो, फेवरेबल रीजन निकालना होगा ना। तो y इक्वल टू एक्स का लाइन यही होगा। देखो तो x का ये इनइक्वलिटी का फेस किसके तरफ है, x के तरफ है, तो ये वाला होगा। यानी इस रीजन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेट करना है। ये बात आपको समझ में आई? ये क्लियर है आपका? ठीक है। तो देखो जी, देखो यदि आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, तो 2 बार इंट्री एग्जिट हो रहा है। एंट्री यहां पर एग्जिट एक बार यहां पर होगा, एक बार एग्जिट इस लाइन पे होगा। लेकिन आप पहले यदि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो एंट्री और एग्जिट बदल नहीं रहा है, सेम है। एंट्री एग्जिट सेम है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से ज्यादा फायदा है। यदि आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो ऐसा नहीं कि नुकसान है, लेकिन ये चीजें 2 रीजन में ब्रेक हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, तो इसको R1 बोल दो और इसको R2 बोल दो, R1 R2 बोल दो। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर y के रिस्पेक्ट में कर दो। तो जब आप x का लिमिट पुट करोगे तो x की वैल्यू इस लाइन पे क्या है, y है, और इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस वाई है। अब इस रीजन में y की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो। यहाँ पे x इक्वल टू वाई पुट करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, हो जाएगा आगे आपसे। जिन्होंने 19 नंबर पूछा है जी, समझ में आई बात आपको? ठीक। इसके अलावा आपने कौन सा बोला? 21 20, ओके। यही है ना 20? इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। ये
ये वाला, ये बॉक्स, ये माने ब्रैकेट है, बाकी कुछ नहीं है। जब तक कुछ मेंशन ना हो आपको खुद से ग्रेटेस्ट इंटीजर लिस्ट इंटीजर नहीं मानना है, ठीक है। हाँ ये वाला वो है टाइपिंग एरर है, ठीक है। अब हो जाएगा ना बीटा गामा पर सेट करके, ठीक। इसके ओके 26 में, ठीक। और कुछ इसमें किसी को पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है? ठीक है। DPP2 आप लोगों ने ट्राई किया है? ठीक है, ट्राई करना आप उस पर, उसका मैं कल डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है ना। DPP2 का डिस्कशन कल होगा। सर इसके आंसर्स में भी कुछ के दिए थे लास्ट पे। किस में? DPP1 के। हाँ तो ग्रुप में डिस्कशन करो, इसीलिए नहीं दिया गया आंसर, ठीक है। हाँ वो जानबूझ करके नहीं दिया गया है ताकि आप उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, ठीक है। चलो, टाइम नहीं बचाना है, ठीक है ना। टाइम जितना दोगे वो टॉपिक्स उतना ज़्यादा आपका बेहतर होगा, क्योंकि बात सिर्फ एक दिन की नहीं है, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में 365 दिन रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम में वो कंसेप्ट क्लिक करना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप एक कंसेप्ट पर मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। तो स्पेंड करने का कई तरीका होता है। एक तो आप खुद से टाइम दे रहे हो, दूसरा मजबूरी में टाइम दे रहे हो। तो खुद से टाइम देने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं। तो मजबूरी है कि हाँ भाई चलो फंस रहा है, आंसर नहीं दिया है तो टाइम दे, ठीक है। चलो, तो इसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ बेसिक्स फंडामेंटल है, एक बार उसको टच करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको मालूम है ये सारी चीज़ें कि x² + 1 या सिंपल आओ, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ये सबको मालूम है, ठीक है। और आयोटा इक्वल टू क्या होता है? √-1 होता है, ठीक है ना। आयोटा इक्वल टू √-1 होता है। ये प्लस माइनस नहीं, माइनस ये इमेजिनरी नंबर है जो कि रियल नहीं है, ठीक है ना। x² + 1 के पास कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, नो रियल सॉल्यूशन। तो इसके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं, जिसमें से ये प्योरली इमेजिनरी है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिखते हो, z = x + i/y, वेयर x बहुत टाइम हो गया होगा ना जी, +2 के बाद तो कभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, कहीं तो आया ही नहीं होगा। हाँ अच्छा, हाँ तो कानपुर में होगा, IIT बॉम्बे में नहीं है। IIT बॉम्बे में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है, IIT कानपुर में है, ठीक। तो x क्या होता है? इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। x को हम क्या कहेंगे? रियल पार्ट ऑफ z कहेंगे, और y को हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जहां पे x y क्या होता है? रियल नंबर होता है, x y आपका रियल नंबर होता है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्मेट में होता है, जहां पर यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करें यानी मॉड z की बात करें तो मॉड z होता है x² + y का स्क्वायर, ये होता है x² + y का स्क्वायर होता है। तो ये चीजें काफी सिंपल है इसमें। हाँ स्क्वायर रूट, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² होता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल छोटा सा कर ले ताकि सही रहेगा, माना कि ओबीएस है फिर भी 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 3 होगा, और रियल पार्ट ऑफ z = 2 होगा,
और मॉड जेड इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट 4 + 9 13 हो जाएगा। ये जेड का कॉन्जुगेट यहां पे एक आएगा कॉन्जुगेट, ये सब आपका टाइम सीरीज में यूज हो रहा होगा। मैं चाहता हूं कि जब आप टाइम सीरीज को पढ़ो, लेक्चर हालांकि हो गया है, तो आपका फोकस इन सब चीजों पर ना जाए। ये नहीं कि आप इसके चलते आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जब एक बार इसको गो थ्रू कर लोगे तो वो इजीली कनेक्ट होगा। आपका मेन फोकस उसके कंसेप्ट पर होगा, ना कि इसके मैथमेटिकल टर्म पर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जेड बार से डिनोट करते हैं। तो यह x + आयोटा y इक्वल टू x माइनस ये, यहां पर ये होता है, यानी आयोटा क्या हो जाता है, माइनस आयोटा हो जाता है। रियल नंबर पर कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई रियल नंबर है, जैसे कि x कोई रियल नंबर है, तो x का कॉन्जुगेट x ही होगा। x का कॉन्जुगेट आपका x होगा जब x रियल नंबर होगा। जब x रियल नंबर नहीं होगा तो कॉन्जुगेट माइनस साइन से चेंज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में, पूरे पार्ट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा y हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। फिर यहां पर देखोगे तो मैग्नीट्यूड मॉड जेड इक्वल टू जेड बार आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मॉड जेड इक्वल टू जेड बार आपस में इक्वल होता है। चेक कर लो, जब आप यहां पर पुट करोगे आई का कोफिशिएंट पुट करोगे ना, तो आई का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, -y है। तो -y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर ही होगा। -y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है। तो ये बेसिक टर्मोलॉजी है। इसके बाद आपका और आएगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड आप ऐसे भी लिख सकते हो, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन में 2, ये रियल पार्ट ऑफ जेड है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, कुछ भी ना समझ में आए तो पूछना है बेहिचक, ठीक है ना। शर्माना नहीं है कि +2 की चीजें, इतनी सिंपल चीजें मुझे नहीं आ रही है, पूछना है। कनेक्ट नहीं होता है, बहुत लंबा टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी कि मुझे भी सारी चीजें, मुझे भी बेसिक, हाँ, लेकिन ये है कि टाइम दूंगा तो सारी चीजें याद आ जाएगी। मेरा +2 में कॉम्प्लेक्स नंबर, पता नहीं, मैं क्वेश्चंस ना वहां से कनेक्ट करके कर देता था, कहां से, वेक्टर 3D से कनेक्ट करके कर देता था। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर मैं ज्योमेट्री से कनेक्ट करके कर देता था, तो वो चीज़ें आसान हो गई थी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में जाना थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था। लेकिन कॉम्प्लेक्स से ज्योमेट्री से सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स से वेक्टर 3D का यूज करके सॉल्व करना, माने वेक्टर का यूज करके सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता था। तो खैर वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई, जेई के टाइम की बातें। मज़ा आता था ये सब्जेक्ट पढ़ने में, क्योंकि नया नया था ना। +2 के बाद एकदम बिल्कुल नया ही नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक अलग ही जुनून था उस समय। 16 घंटा मैं पढ़ा हूँ जेई के टाइम पर, सेल्फ स्टडी। जिस दिन कोचिंग नहीं होता था, कोचिंग होता था तो इंक्लूडिंग क्लास मिला करके 16 घंटा मैं पढ़ा हूँ। 15 घंटा, किसी दिन 16 घंटा, ये तो एवरेज पढ़ाई होता था। 15 घंटा तो एवरेज पढ़ाई था। भाई जब कुछ करना है तो पढ़ना है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों का। मेन मुद्दे पर आते हैं। इसके थ्रू देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ठीक है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले यूलर फॉर्म है क्या, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। यूलर फॉर्म, तो e टू द पावर आयोटा थीटा, e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ये भी क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई बतलाएगा जी, 1 होगा। जब आप इस पर मॉडुलस लगाओगे, इसको आप जेड नाम दे दो क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड आयोटा थीटा ई का पावर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा 2 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है। कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपको पता चल जाएगा। यानी एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। जो पावर वाली प्रॉपर्टी होती है ना, बेस पावर, वो इसको फुलफिल करता है। तो आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं, कर लीजिए। कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देता हूं, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, आयोटा कॉमन हो जाएगा दोनों में से, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये हो गया। अब देखो, अब यहां पर एक रिजल्ट होता है जो आपको याद होना चाहिए। यहां पर एक रिजल्ट होता है जो कि फोरियर सीरीज में भी यूज हो रहा होगा। तो यहां पर एक रिजल्ट है, फोरियर सीरीज करने का मतलब टाइम सीरीज। तो क्या यहां पर एक रिजल्ट है आपका कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं। ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। काफी दिन हो गया होगा, कंफ्यूजन सा होता है थोड़ा सा इसमें, नहीं जी, प्लस माइनस को लेकर के एक बार देखने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, याद हो जाता है कि हाँ, प्लस के लिए माइनस होता है कॉस में और माइनस के लिए प्लस होता है। साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। अब इन दोनों को यदि आप ऐड कर दो, यदि आप मैं यहीं पे एक साथ ही लिख दे रहा हूं ताकि दोबारा ना लिखा ना पड़े। यदि आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपसे निकल जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी।
कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2 हो जाएगा। देख लो ऐड करके, यदि आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पर आपका आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस साइन माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2। ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये तो ऐसा लोड नहीं है, जब आप एक बार देख लेते हो स्टार्टिंग से, आप डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं करा दूंगा, तो बस इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, तो एक नज़र से देख लोगे तो हाँ भाई कुछ ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने +2 में पढ़ा होगा, इसके बाद दोबारा शायद ही कहीं मिला होगा, ठीक। फिर आपका आएगा साइन में, साइन में भी 4 केस होगा। तो साइन का क्या होगा, मैं इस पेज पर लिखा दे रहा हूं। साइन का होगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी हो जाता है। साइन के केस में क्या हो जाता है, साइन के केस में साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस के लिए प्लस होता है, फिर एंगल इंटरचेंज हो जाता है साइन बी इंटू कॉस ए। हाँ जी, सबको नहीं दिख रही है क्या, विजिबल है, दिख रही है। देखो जी आपका कुछ इशू होगा। साइन ए माइनस बी क्या होगा आपका, साइन ए इंटू कॉस बी, बस माइनस के लिए माइनस आ जाता है और बाकी कुछ नहीं है। ये यहां भी आपको जरूरत पड़ेगी कि साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा। देखो जब भी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन यानी कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो तो कॉस वाला कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी यही होगा। अब पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, रफ करके देख लो। इसमें कौन सा वो करना है कि दिमाग खराब करना है कि नहीं एकदम कंठस्थ याद है, मीन्स याद ही रहना चाहिए। मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ मैं सिर्फ दिमाग में क्या सेट किया हूं कि हाँ भाई जब भी यहाँ पर कॉस कॉस होता है तो यहाँ कॉस होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मेट आता है। अब रही बात बीच में कब प्लस होगा कब माइनस होगा, रफ करके देख लेंगे, 5 सेकंड का टाइम लगेगा। थोड़ा सब्जेक्टिव में लिखोगे और इन सब की जानकारी होगी तो कॉपी चेक करने वाला और ज्यादा खुश होंगे, हाँ कि बंदे को मैथमेटिक्स भी आती है। चल तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दोगे तो यही मिल रहा है ना, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, फिर साइन बी इंटू कॉस ए, सेम ही फॉर्मेट होता है, ठीक है सेम ही है, फिर भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं जी सब्ट्रैक्ट कर दो या इसी माइनस को कॉमन ले लो, बात बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अपॉन में 2 हो जाएगा। तो बस ये ध्यान में रखना है, याद करने का सबसे बेस्ट वे है कि जब भी साइन कोस का कॉम्बिनेशन हो ये होगा, बीच में प्लस माइनस को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन रहेगा आपको। तो इसके लिए एकदम कंठस्थ ही रट्टा मार के हम थोड़े बैठे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना कि हाँ भाई कुछ इसी के आसपास होता है, या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, तो रफ करके देख लेना है। बाकी ये फॉर्मूला आपको फ्रीक्वेंटली याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो लिख लीजिए
तो इसी का यहां पर क्या होगा, यूज होगा। दिख रहा है जी आपको? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, पहले इसको देख लो। यहां पर क्या हो जाएगा, cos A θ1 प्लस cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। तो ये हो गया। इसका भी यही आता ना, इसका भी यही आता। थीटा के जगह पर क्या है, θ1 प्लस θ2 है, तो थीटा के जगह पर θ1 प्लस θ2, यहां भी θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल मेथड तो एमएससी में उतना नहीं पढ़ा होगा ना, कि पढ़े हो? कॉम्पैक्ट वे में पढ़े हो जी? ओके। मैं फोरियर सीरीज पढ़ा था 2017 में। आज दिन भर में फोरियर सीरीज ही पढ़ा हूं। मीन्स पूरा दिन लग गया फोरियर सीरीज को पढ़ने में। और जब फोरियर सीरीज पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको ये सब भी नहीं आता होगा, तब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो वो कैसे होगा। तो मैं कहा कि पहले इसको कराया जाए, फिर आपको फोरियर सीरीज समझाया जाएगा, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये हो गया नहीं जी, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। यदि आपका पावर यहां पर n हो जाए, यदि कोई कहे कि e टू द पावर आयोटा π/3 की क्या वैल्यू होगी, तो क्या हो जाएगा जी। यहां से देखना कंफ्यूजन होता है, कॉस के साथ आयोटा होता है कि साइन के साथ आयोटा होता है। तो इसके लिए क्या तरीका है, जब आप प्रेशर में होगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। जब आप प्रेशर में रहोगे, रिलैक्स रहोगे तो वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या तरीका है वेरीफाई करने का, थीटा के जगह पर 0 पुट कर दो। आप थीटा के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो दोनों जगह वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि साइन के साथ आयोटा होगा, कॉस के साथ आयोटा नहीं होगा। थीटा 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1, e का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। और यहां जब आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहां से आपका वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई आयोटा साइन के साथ होता है, कॉस के साथ नहीं होता है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 1/2 होगा ना, देखना, और √3/2 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3 आयोटा बाई 1 प्लस √3 आयोटा अपन में 2 हो जाएगा। आयोटा पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, तो पुट कर दो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, तो आयोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, तो जहां जहां पाई बाई 3 पुट की है वहां वहां क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3, तो cos माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3 ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1/2 और माइनस इसकी वैल्यू आएगी √3 आयोटा बाई 2, यानी 1 माइनस √3 आयोटा अपन में 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप इससे फैमिलियर हो गए, ठीक है ना, आप इससे अच्छे खासे फैमिलियर हो गए। तो सबसे इसका रामबाण क्या है, ये वाला है। कुछ भी ना समझ में आए कि चीजें कैसे आई है, तो आप क्या कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो टर्म यूज हुआ है डायरेक्ट, वो कहां से और कैसे आया है। आप उसको इस फॉर्म में लिख डालोगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करने आता है, आसान है। ठीक है, अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर ही देते हैं। जैसे इन जनरल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मुझे यूलर फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, आइए। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें एक साइड x होगा, कोई दूसरा साइड y होगा। मैं मान लूंगा सर जी x निगेटिव भी तो हो सकता है, बात आपकी सही है, x निगेटिव भी हो सकता है, तो मैं पॉजिटिव वाला पार्ट लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव है, यानी निगेटिव को आप पॉजिटिव बना देना होगा, तो ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं नाम r दे देता हूं, ये r है। किसी एक को आप एंगल फिक्स कर दो, किसी एक को जिसको आपका मन है, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर cos थीटा आना चाहिए, ये ध्यान देना है। यहाँ पर cos थीटा आना चाहिए, तो cos थीटा के लिए मुझे लग रहा है कि इसको थीटा लेना पड़ेगा, नहीं जी, इसको थीटा लेना होगा, तो ही वहां पर cos थीटा आएगा। तो ये हो गया। इसके बाद आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एक काम और करते हैं, ठीक है, एक चीज और दिमाग में आया, ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। तो देखो, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया, यानी मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल का इसको साइड बना दिया, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, और साइन थीटा आपको याद होगा, मैक्सिमम मिनिमम आपने निकालने के लिए यूज किया होगा, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ये सेम कंसेप्ट वहां भी यूज होता है, कोई बात नहीं, वहां का नहीं पता है
ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। पहले का नहीं आता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया, यानी इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है नहीं जी, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब जो भी साइन होगा वो थीटा के साथ एडजस्ट हो जाएगा, आपको इसकी चिंता नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, क्योंकि आप इसके जगह पर क्या लिख लोगे, एक मिनट, इसके जगह पर क्या लिख लोगे, कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा। नहीं जी, समझ में आ रहा होगा। और ये क्या हो जाएगा, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। नहीं समझ में आ रहा था, आप बेशक मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है, चलो लिख लो। जैसे कि एग्जाम्पल भी कर ले, थोड़ा बेटर रहेगा हमारे लिए। सिंपल ही देता हूं, क्या दिया जाए आपको, ये दिया जाए, इसको यूलर फॉर्म में चेंज करना है। करो तो आप, हो रहा है कि नहीं आपसे, यूलर फॉर्म में आपको चेंज करना है। जो थीटा लेना है -π/2 से पाई के बीच में लेना, सॉरी -π से पाई के बीच में लेना। थीटा किसके बीच में लेना है, -π से पाई के बीच में लेना है। ये जो थीटा होगा लिख लो, शायद नहीं लिखाया था। थीटा कहाँ ले लेना है, -π से पाई के बीच में अब थीटा लेना। क्योंकि -π से पाई में सारा वैल्यू कंसीडर हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एंगल को -π से पाई के बीच में ही लेते हैं। उसको प्रिंसिपल एंगल कुछ बोलते हैं, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो गया, तो मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल एंगल ही बोलते हैं। नहीं जी, प्रिंसिपल ही एंगल बोलते हैं ना, किसी को याद आ रहा है? एक बार देख लेना, -π पे इक्वालिटी होता है कि नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि 0π/2 है ना बीच में, और पाई नहीं, इक्वालिटी होगा नहीं जी, निगेटिव कैसे मिलेगा, -1 तो मिलेगा ही नहीं ना, तो इक्वालिटी होगा कहीं पर, तो इक्वालिटी ले लेना, दोनों पर इक्वालिटी ले लो, और क्या। क्योंकि -1 मिलना चाहिए ना, और पाई पर ही -1 मिलेगा, -π पर भी मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि किसी एक पर
स्ट्रिक्टली होता है वो देखना पड़ेगा, मैं देख करके बतला दूंगा, या हो सकता है कि दोनों पर हो। 2012 की बातें हैं, बहुत टाइम हो गया ना भाई, 14 साल हो गया। आज मैं एक नया एक्सपीरियंस किया। एआई आपके लिए तभी बेहतर है जब उस टॉपिक्स के बारे में आपके पास नॉलेज है। जिस टॉपिक्स को आप एआई का हेल्प से पढ़ रहे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो, वो तभी कारगर है जब उस टॉपिक्स के बारे में आपके पास बेहतर नॉलेज है। दूसरा, एआई डाउट क्लियर करने के लिए बेहतर है, यानी समझो कि वो एक डाउट फैकल्टी है। अब कोई डाउट फैकल्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बेहतर तरीके से पढ़ा ही देंगे हर एक चीज, या हर एक चीज को आपके दिमाग में वो डाल देंगे, यानी आपको अच्छे से समझा देंगे। एक क्वेश्चंस बतलाना और सारा टॉपिक्स पढ़ाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो एआई आपके लिए तभी ज़्यादा बेनिफिशियल है जब आप उससे अपना डाउट क्लियर कर रहे हो। एक्चुअली मुझे सारा, मैं अभी तक जितना कर रहा था सब कुछ मुझे आ रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एआई पर हर एक चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मैं उसी चीज़ को देख रहा हूँ ना जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए या जो मुझे पहले से आता है, जिसके बारे में मुझे अंडरस्टैंडिंग है। और जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो तो हवा ही नहीं लग रहा है। जैसे कि मैं टाइम सीरीज का डाला कि भाई टाइम सीरीज में फोरियर सीरीज का यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो रहा है, मेरा दिमाग खराब होने लगा। फिर मैं जीत को कॉल किया कि हाँ बतलाओ जी भाई क्या क्या इनको पढ़ाना है बेसिक मैथ में। तो उसने बोला कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर करा दीजिए, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करा दीजिए। कहा कि ठीक है करा देता हूँ। चल, हाँ कुछ हुआ, किसी का आया है कुछ? 2π/3 आ रहा है। अच्छा आप 2π/3 पर चले गए, ठीक। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका? सर अगर 5/6 से मेरा है तो इट विल बार I 5/6 5 into 5/6। π/6 कैसे होगा? यहाँ पर कॉस निगेटिव हो रहा है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। -π/6 कर दोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव हो जाएगा। -π माइनस ले लोगे तो वो थर्ड या फोर्थ में जाएगा, तो थर्ड या फोर्थ में साइन निगेटिव होता है और यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बातें धीरे धीरे? हाँ तो π-π/6 वही 5π/6 आ गया आपका, यही ना? ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो माइनस होता है। हाँ साइन पॉजिटिव होता है। आपको ऐसे ही कैच करना होगा कि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है। क्यों? क्योंकि साइन पॉजिटिव है और कॉस निगेटिव, यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर साइन है, तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, यानी हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल को कंसीडर करना है, ठीक है ना? चलो, उम्मीद करता हूँ कि सबको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये तो सिंपल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर क्लियर कर दिया। पहले सेट कर लो तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है इस फॉर्मेट के लिए, इसमें चेंज करना है, ठीक है, तो आप कर दो चेंज। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, स्क्वायर उससे हमेशा पॉजिटिव बाहर आता है। ये हो गया, ये 2 हो गया। अब यहां पर ये देखो कॉस थीटा की जगह पर ये है और साइन थीटा की जगह पर ये है। कॉस थीटा
-1/2 है एंड साइन थीटा साइमल्टेनियसली है √3/2 है। तो अब हमें ऐसा एंगल चाहिए जहां पर जिसके लिए कॉस निगेटिव हो जाए और साइन पॉजिटिव हो जाए, और यह सिर्फ और सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल किसके बीच में होगा? π/2 से पाई के बीच में होगा, π/2 से पाई के बीच में होगा, π/2 से पाई, इसके यहां से लेकर के यहां तक होगा। तो अब देख लो कि कॉस माने थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है? तो π/3 के लिए आता है ना, नहीं जी? Yes, sir. आप शायद π/6 बोल रहे थे ना? हाँ गलत बोल रहे थे। हाँ तो π/3 के लिए आता है। तो π/3 के लिए आप पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला काम कर लो कि हाँ भाई पाई, आपको जो भी काम करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है, फिर आपको शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है? आपको पता है कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। पाई प्लस या माइनस कर देना है, पाई प्लस या माइनस कर देना है। तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है, तो हमें पाई माइनस करना है। और थीटा की वैल्यू किसके बीच में है? थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। तो यहां पर थीटा क्या है आपका? थीटा क्या आया है? और हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू cos π/3 की वैल्यू क्या होती है? π/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो यहां पर -1/2 आ गया। थीटा की किस वैल्यू के लिए? π/3 के लिए। तब यहां पुट कर दो, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा कनेक्ट कर दे रहा हूं ताकि प्रेशर में भी रहो तो ये चीजें हो जाए। ये है ना हमारा टारगेट है कि जब आप टाइम सीरीज का आपके पास क्वेश्चंस आए और वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा है, फोरियर सीरीज यूज हो रहा है, तो वहाँ पर साइड में ब्रैकेट में लिखो कि हाँ भाई ये रीजन है, ये है, तो थोड़ा सा कॉपी चेक करने वाला और ज़्यादा इम्प्रेस हो गएंगे। तो नंबर फुल में फुल मिल जाएगा तो क्या नुकसान है, फायदा ही है ना अपना, और क्या। तो ये हो गया आपका। हाँ हाँ, अब बस वो आपको समझना है, इसके समझने के कई तरीके हैं, ठीक है। अब आप कैसे लिख पा रहे हो, बस सही सही लिख लेना है, ठीक है ना। ग्राफ याद होगा, अच्छा अच्छा, हाँ भाई अब माने आप चीज़ों को मीन्स क्वाड्रेंट से समझो तो ज़्यादा मेरे लिए माने मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आसान होगा। बाकी यदि वो आपको इजी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस आपको इजी लगना चाहिए। बाकी ये वाला समझ में आ रहा है ना? ठीक, हाँ ये शायद हमने स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, मुझे लग रहा है कि हम तो ये तो हम 11 से हमने मीन्स ऐसे ही पढ़ाया गया 11 से, ठीक है ना। तो इसलिए ये दिमाग में है, अभी भी प्रिंट है दिमाग में, क्या ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी कि हम पहले एंगल निकालेंगे, फिर पाई माइनस पाई प्लस कर देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें चाहिए था, यदि थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जाना होता तो मैं इसमें पाई प्लस कर देता। क्यों? क्योंकि पाई प्लस माइनस करने से कॉस कॉस ही रहता है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आता है, सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा पाई प्लस या पाई माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमें एंगल मिल गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos 2π/3 हो जाएगा और साइन 2π/3 हो जाएगा। ये हो गया। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स दिस
लिख लो आप, थोड़ा फ्रीज हो गया है। 2 इंटू ई का पावर आयोटा इंटू 2π/3। क्या फिर से बोलिए, आप क्या पूछ रहे हैं? जो थीटा की रेंज होती है जनरल, हाँ, वो पाई पे इक्वालिटी रहेगी, बाकी लेफ्ट साइड से। अच्छा पाई पर इक्वालिटी रहेगी ना, हाँ ठीक। तो कर लेना जी यहाँ पे इक्वालिटी, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली कर लो आप, ठीक। हाँ जी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आयोटा 2π/3 आयोटा। ठीक है, दूसरा थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं इसी का, ठीक है ना। इसी का थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। जैसे कि e⁻ आयोटा थीटा है, ठीक है, e⁻ आयोटा थीटा है। यदि इस पर मैं ये कर दूं, या एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, पर मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहा है, ये पहले कर लो, ठीक है। अब आप जल्दी से कर लोगे, मुझे पता है। 2e का पावर क्या आ जाएगा, हम थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो पाई प्लस वो निगेटिव में लिखना है हमें एंगल को, कि ये भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको लिख नहीं सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस निगेटिव के टर्म में लिखो तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव के टर्म में, देखो आराम से वेरीफाई, क्योंकि वैल्यू निकालने आता है तो जल्दी क्या है, ठीक है ना, ये नहीं कि एकदम रट्टा के चक्कर में जल्दी जल्दी कर दो। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2π/3 ना, 2π, देखो इसके लिए कॉस निगेटिव आता है लेकिन साइन पॉजिटिव आता है, तो मैं क्या करूं, इसके लिए माइनस थीटा कर दो, यानी थीटा की वैल्यू क्या कर लो आप, थीटा की वैल्यू ये कर लो। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, यह थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। इसके लिए क्या आएगा, यानी आप ये कर लो cos पाई प्लस थीटा, यानी -2π/3, इसकी वैल्यू -1/2 आएगा, और cos पाई प्लस -2π/3 सही जा रहा है जी, नहीं गलत हो जाएगा ना, हाँ ये वाला गड़बड़ हो जाएगा ना, ये वाला गड़बड़, थर्ड हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो हम कैसे, हाँ 2π माइनस करना होगा, नहीं जी, नहीं सर, पाई प्लस पाई/3, क्योंकि वैल्यू तो उसकी सेम ही रहेगी ना। चलो डायरेक्ट ही लिख लो, क्या दिक्कत है, चलो डायरेक्ट ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा, मैं पहले ये निकाल लिया कि निगेटिव कब होगा, अब हमें साइन पता है कि साइन निगेटिव होगा, तो उसमें हमें माइनस थीटा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2π/3 आयोटा, ये हो जाएगा। तो ये आपका किस में आ गया, -पाई के बीच में, -पाई से पाई के बीच में एंगल आ गया, ठीक है ना। बाकी यदि ऐसे लिखना होता तो वो और ज़्यादा इजी होता हमारे लिए, पाई प्लस पाई/3 कर देता, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता, 2e⁴π/3 आयोटा, नहीं जी, बात सेम है, ठीक। थोड़ा निगेटिव वाला में कंफ्यूजन होता है, निगेटिव में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मीन्स आराम से लिख लेना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, आराम से कनेक्ट करके, हाँ पहले निकाल लो कॉस किसके लिए निगेटिव है, क्योंकि हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है,
और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो हम इससे चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, यानी जो भी साइन का इशू है, एंगल क्वाड्रेंट का जो भी इशू है, हम इससे मीन्स इसको इस चीज़ से हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ट्रांसलेशन पे आते हैं हल्का सा। जैसे e टू द पावर आयोटा थीटा है, ठीक है। यदि मैं इसमें मैं चाहता हूं ना कि जहां पर साइन है वहां पर कॉस आए, और जहां पर कॉस है वहां पर साइन आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, π/2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा ना। ये हो जाएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका, cos e टू द पावर ये हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो पाई से, इससे मल्टीप्लाई करो, तो मुझे लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं जी। और आयोटा साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्या बात है, यानी इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है ना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यदि अब आएगा तो अब कनेक्ट हो गया है, उसको हम कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आता हूं इंटीग्रेशन पर। इसको भी करा के खत्म कर दूं, ताकि अगले क्लास में फोरियर सीरीज आपका स्टार्ट हो जाए। बतलाइए इसकी क्या वैल्यू होगी, cos nx इंटू कॉस एम एक्स है, cos nx इंटू कॉस एम एक्स है। देखो यदि m n के इक्वल नहीं है, यदि m n के इक्वल नहीं है, तो आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे वो वाला, तो क्या हो जाएगा जी फॉर्मूला। वैसे होगा फिर भी अप्लाई करोगे, मैं मना नहीं कर रहा, चलो पहले फॉर्मूला ही अप्लाई कर दो, ये कंडीशन हम बाद में देखते हैं। माइनस पाई से पाई अभी अभी आपको लिखाया ना, अभी अभी आपको लिखाया हूं। तो यहाँ पर क्या देखो, अब लिखोगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करोगे, तो खुद को थोड़ा रिलैक्स रखना है, थोड़ा सा स्टेबल करो खुद को, और देन आप इस चीज को लिखो कि अच्छा यहाँ पर दोनों जगह कॉस है, तो कॉस दोनों जगह है तो कॉस वाला आएगा, ऐसे कनेक्ट करो आराम आराम से। अब रही बात बीच में प्लस होगा कि बीच में माइनस होगा, तो कॉस में प्लस होता है तो माइनस आता है, और माइनस होता है तो प्लस होता है, तो साइन वाले के साथ ही प्लस माइनस आता है। दैट मीन्स कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे एक दिमाग के अंदर इमेजिनेशन करो, चीजों को का इमेज बनाओ, एक पैटर्न बनाओ। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, कॉस
m प्लस n इंटू एक्स प्लस बीच में प्लस होगा कॉस m माइनस n इंटू एक्स डी एक्स। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यहां पर यदि m n के इक्वल हो जाए, m n के इक्वल हो जाए तो यह तो जीरो हो जाएगा ना, और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो आप यहां पर कंडीशन लगा दीजिए, यदि m n के इक्वल हो जाए तो क्या बचेगा आपका 1/2 माइनस पाई टू पाई cos 2nx प्लस 1 dx हो गया। कब, जब m इक्वल टू n है तब। जब m n के इक्वल नहीं है तो माइनस पाई टू पाई, ये IGT रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए, जब आप इसको m और n इंटीजर लिख लेना, m और n क्या है, इंटीजर है आपका, mn इंटीजर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखो तो साइन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा ना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। जब पाई पुट करोगे तो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है जी, 0 होती है ना, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, ये 0 होता है। n इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू 0 होती है साइन के केस में। तो ये 0 हो गया, और यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई होगा, और 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा, पाई बचेगा। कब, जब m n के इक्वल होगा तब। अब जब m n के इक्वल नहीं होगा तो cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, और जब पाई पुट करोगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, तो ये भी साइन आएगा, साइन n पाई की वैल्यू 0, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू 0। चाहे पाई पुट करो या माइनस पाई पुट करो, बात तो सेम ही है ना, तो ये 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है? ठीक, लिख लीजिए। इसकी वैल्यू बतलाइए क्या होगा, m और n इंटीजर है, वैसे नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमेशा 0 होगा ना, क्यों, क्योंकि साइन आपका ऑड फंक्शन है ना जी। तो ये हमेशा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दिस इज ऑड फंक्शन। एंड cos x क्या है, इज एन इवन फंक्शन। तो इवन और ऑड का प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। अब इवन ऑड फंक्शन कैसे चेक करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू माइनस एफ, ये हो जाए तो इसको इवन फंक्शन कहेंगे, और ऐसा हो जाए तो उसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे। जैसे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, रिप्लेस करके आप चेक करो कि क्या आ रहा है। यदि माइनस बाहर आ गया
तो उसको इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन कहेंगे। माइनस बाहर नहीं आया तो इवन फंक्शन कहेंगे। जैसे x का पावर 3, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स क्यू यानी माइनस एफ एक्स हो गया। तो इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो वो ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऑड फंक्शन 0.0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी ओरिजिन के अबाउट। ठीक, तो ये वाला डायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक, लिख लीजिए इतना। वाला डीपीपी ट्राई कर लेना। बस इसी दो की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बाकी इसका भी आप लिख सकते हो। इसका शायद नहीं आया था, आता है फोरियर सीरीज में, इसका यूज नहीं होता है। ठीक है ना। फोरियर सीरीज में यह नहीं आता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस आएगा। जब फॉर्मूला, अच्छा हाँ कॉस नहीं, इसका भी तो 0 हो जाएगा। नहीं जी, अच्छा ओके, मुझे लगा कि वो होगा। ठीक है कर ही लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, फॉर्मूला यूज करो, 1/2 दोनों जगह साइन है ना, तो क्या आ जाएगा, कॉस आएगा। अब बीच में प्लस होगा कि माइनस होगा, कैसे सोचेंगे, हाँ भाई कॉस, साइन के साथ माइनस आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस वाले को सबट्रैक्ट करना होगा, माइनस प्लस वाले के साथ आता है, यानी कॉस m माइनस n पहले आएगा, माइनस कॉस m प्लस एन एक्स डी एक्स। देखो तो मैं ऐसे सोच के लिख दिया, कैसे कि मेरे दिमाग में है कि बीच में प्लस होगा तो माइनस आएगा और मुझे साइन वाले को रखना है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ही साइन वाला रहेगा और कॉस वाला कैंसल आउट होगा। ठीक है, चल तो अब देखो, अब यहां पर केस अप्लाई होगा, m इक्वल टू एन होगा। मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा, यदि m इक्वल टू एन होगा तो m इक्वल टू एन के केस में ये क्या हो जाएगा, 0, तो cos 0 की वैल्यू 1। m इक्वल टू एन के केस में cos ही रह जाएगा और cos का इंटीग्रेशन साइन होगा। जब पाई माइनस पाई पुट करोगे तो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। सर जी कुछ और होगा तो नहीं होगा, नहीं यही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। यदि दूसरा होगा, यदि यहाँ पर दूसरा कोई कांस्टेंट होगा, a से a होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोफिशिएंट इस तरीके से होगा, माने x का कोफिशिएंट इस तरीके से होगा कि जैसे ही आप a या माइनस a को पुट करोगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा वहां पर। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू एन के केस में ये 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, तो बच गया ये। इवन आउट से 0 नहीं बोल रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, पाई को माइनस पाई को पुट कर रहा हूं, तो साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स एन पाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, ये 1 हो जाएगा ना, तो पाई हो जाएगा। और m नॉट इक्वल टू n के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा बात। हाँ हो गया। अब फोरियर सीरीज में कैसा आपका इंटीग्रेशन आएगा, ऐसा आएगा, माइनस एल से एल साइन 2 n पाई x अपॉन में एल आएगा इंटू साइन 2m पाई x अपॉन में एल आएगा।
dx, ये आएगा आपका फोरियर सीरीज में, ऐसा आपका आएगा टर्म, ठीक है। तो सेम चीज है, यहां पर इंटीग्रेट करोगे माने वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जैसे अप्लाई किए हो, कुछ अलग अप्लाई नहीं होगा। तो m नॉट इक्वल यानी m इक्वल टू n के लिए, m इक्वल टू n के लिए जब m और n आपस में इक्वल होगा तो यहां पर मुझे लग रहा है कि 2l आ जाएगा, नहीं जी कि l आएगा, वन बाई टू ना l आएगा, चेक कर लेना क्या आ रहा है, क्योंकि 1/2 कैंसल आउट, 1/2 और 1 हो जाएगा m इक्वल टू एल के लिए, यहाँ पर ये 0 होगा तो 1 का इंटीग्रेशन 2l आएगा, 2 कैंसल तो l होगा, और m नॉट इक्वल टू n के लिए क्या हो जाएगा 0 होगा। डिटो इसी फार्मूले पर सेट कर देना, डिटो कुछ भी नहीं करना है, इसको इस फार्मूले पर सेट कर देना है, यानी जहां पर n है n के जगह पर ये पूरा पुट कर देना है। तो देखो पहले एंगल माइनस पाई, लिमिट माइनस पाई से पाई था, मैं माइनस एल से एल कर दिया हूं, अब एल कोई भी नंबर हो सकता है और वही एल यहां पर है। तो जैसे मैं बोला कि जब एल को पुट करोगे तो वो कैंसल आउट हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन करके जब एक्स के जगह पे एल को पुट करोगे तो ये कैंसल आउट होकर के क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ गया। सिमिलरली पिछले वाले केस में यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं, 0 हो जाएगा और यहां पर भी यही आएगा, एल आएगा m इक्वल टू n के लिए, 0 आएगा m नॉट इक्वल टू इसके लिए। तो इतना आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगले क्लास में हम फोरियर सीरीज स्टार्ट कर देंगे, तो आपका फोरियर सीरीज हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि फोरियर सीरीज में 2 या 1-2 क्लास लगेगा, आपका 3 क्लास लगेगा फोरियर सीरीज में, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। और इसके बाद आपका लीनियर मॉडल का कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे। एल का आप लोगों को मैं एक्सेस दे दिया हूं, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लेना ताकि आपका थोड़ा टाइम बचे, और एल कर लोगे। देखिए हमें मैथमेटिक्स इसलिए नहीं करना पढ़ना है कि मीन्स हमें मैथमेटिक्स को इसलिए नहीं छोड़ना है कि क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, यानी क्वेश्चंस आएगा तो ही करोगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, क्वेश्चंस को जल्दी और सही सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स को पढ़ना है। दूसरा टेक्निकल अप्रोच भी इसी से आ रहा है, तो हमें टेक्निकल अप्रोच को भी डेवलप करने के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ना, और ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ना, बस उतना ही पढ़ लो जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। आप इतना भी कर लेते हो और अच्छे से कर लेते हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। चलो हाँ